आदाब नाजरीन, खास बात तेलंगाना में आप सभी का खैर मकदम। आज हम बात करेंगे बजट से अक़लियतों को क्या है तवक्कुआत। तेलंगाना असेंबली के बजट सेशन का आगाज हो गया है। बजट इजलास 20 मार्च तक जारी रहेगा। आज बजट इजलास का दूसरा दिन था। मुश्तरका इजलास से खिताब के दौरान गवर्नर ने हुकूमत की स्कीमात का जिक्र किया। एमआईएम लीडरों ने गवर्नर के खिताब में सीएए का जिक्र न होने पर अफसोस का इजहार किया। इस बार बजट से अक़लियतों को कई उम्मीदें वाबस्ता हैं। गुज़श्ता साल अक़लियती बजट में 611 करोड़ की कटौती की गई। साल 2018-19 के दौरान अक़लियतों का बजट 1884 करोड़ का था। गुज़श्ता साल इस बजट को कम करते हुए 1314 करोड़ कर दिया गया। बजट इजलास से कबल वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में काबीना इजलास मुनक़्क़िद हुआ था। इस दौरान शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ करारदाद मंजूर करने का ऐलान हुआ। मुल्क भर में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। मुल्क की 5 रियासतों ने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुकी हैं, जबकि कई रियासतों के वज़राए आला ने इस कानून की मुखालफत की है। तो इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमानों को जोड़ेंगे, लेकिन सवाल यही है कि अक़लियतों के लिए इस बार तेलंगाना का बजट क्या होगा। एक तो बजट का मसला है, दूसरा रियासत में सेंसस और एनपीआर को लेकर गवर्नर के खुतबे में कोई जिक्र न होना कहीं ना कहीं तमाम उन पार्टी लीडरों को जो है परेशान कर रहा है कि रियासत में आखिर होने वाला क्या है। और रही बात बजट में जिस तरह से कटौती हो रही है लगातार, इस बार कुछ बजट मिलेगा भी या फिर पुराना बजट, जिस तरह से अपोजिशन लीडरों ने इल्ज़ाम लगाया कि कॉपी पेस्ट किया गया है इस बजट को। ई राजेंद्र ने पिछली बार जो बजट पेश किया था वही बजट इस बार हरीश राव पेश करेंगे, यानी इसमें नया कुछ देखने को नहीं मिल सकता, ये कहना है अपोजिशन लीडरों का। तो ऐसे में इस बजट का क्या हश्र होगा, सरकार किस तरह का बजट देने वाली है और अक़लियतों को कितनी उम्मीदें हैं, उन तवक्कुआत पर पूरा उतरेगा या नहीं उतरेगा, इन तमाम बातों के लिए हम इस मुद्दे को आज यहाँ रख रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान शुजात अली साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तेलंगाना कांग्रेस के तर्जुमान हैं, और इफ्तिखार साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो टीआरएस की नुमाइंदगी करेंगे। आप दोनों मेहमानों का खैर मकदम है आज की इस बहस में। सर, सवाल यही है कि अक़लियतें उम्मीद कर रही हैं लगातार जिस तरह से कटौती हो रही है और जो बजट मुख्तस किया जाता है वो जारी नहीं होता, लेकिन क्या इस बार अक़लियतों पर कोई मेहरबानी होगी सरकार की? इफ्तिखार साहब। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि गुज़िश्ता में जो बजट था वो 2000 करोड़ का था जी, अक़लियतों के लिए जो मुख्तस किया गया था। और अभी भी हमें उम्मीद है कि इससे बिल्कुल कुछ और ज़्यादा ही बजट जो है, क्योंकि अभी बजट क्योंकि अनाउंस हुआ नहीं, अभी असेंबली के अंदर पेश नहीं किया गया जी, तो ये कहना कि भाई इतना बजट होगा तो मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है, क्योंकि राजदारी का मामला है। तो जब हरीश राव जो मिनिस्टर हैं फाइनेंस के यहाँ पर तेलंगाना स्टेट के जी, तो हमें कभी उम्मीद है कि वो जो है अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए गुज़िश्ता से भी अच्छा बजट जो है अक़लियतों के लिए यहाँ पर तेलंगाना में पेश करेंगे। बजट अनाउंस होना एक अलग चीज है, चाहूंगा, लेकिन गवर्नर के खुतबे में जिस तरह से गवर्नर ने कहा कि माशी अफ्तरी से बाहर निकालने के लिए रियासत में बहुत कुछ किया जा रहा है, तो ये जुमला कहीं ना कहीं बजट पर असरअंदाज होता नजर आ रहा है। इफ्तिखार साहब। नहीं, ये तो सिर्फ तेलंगाना का मसला नहीं है ना, माशी निज़ाम जो दरम बिरम हो चुका है ये सारे हिंदुस्तान का मसला है, सिर्फ तेलंगाना का नहीं है। तो इसके बावजूद भी इन नाम मसाइद हालात में भी जो है तेलंगाना का जो बजट होगा जी, और उसके अंदर फिर अक़लियतों का जो हिस्सा होगा, तो हमें खबी उम्मीद है केसीआर साहब से और जो टीआरएस पार्टी से कि वो ज़रूर जो है अक़लियतों के लिए अच्छा बजट पेश करेंगे जी, और आने वाले दिनों में जो फाइनेंशियल ईयर होगा शुजात साहब, तो उसके अंदर जो गवर्नर की तकरीर होगा जिसके अंदर जो अक़लियत और बजट के जो नुकात खर्च कर सकेंगे।
वो कैसा बजट होगा ये समझने के लिए किसी हद तक काफी है। क्या कहेंगे इस आने वाले बजट पे, क्या कुछ हो सकता है? अक़लियतों की उम्मीद भराएगी या फिर कॉपी पेस्ट का जो इल्जाम लग रहा है कि ई राजेंद्र जिस तरह से बजट पेश कर चुके हैं उसी को पढ़ा जाएगा? यहाँ देखिए, बजट कब स्ट्रांग होता है मुझे बताइए। इस वक्त जो है तेलंगाना हुकूमत की माहाना आमदनी 5,000 करोड़ है जी। 5,000 करोड़ में से 1,000 करोड़ रुपए सूद पर जा रहे हैं, 2,000 करोड़ जो मुख्तलिफ वज़ाइफ पे जो है खर्च कर रही है सरकार, और 2,000 करोड़ रुपए तनख्वाहों पे जा रहे हैं मुलाजिमीन के। अब मुझे बताइए, इसमें कहाँ से आपको तरक्की की गुंजाइश पैदा होती है? कहाँ से आप सबके साथ इंसाफ करेंगे? और बजट अलोकेट करना अलग बात है जैसा आपने कहा, और एक्चुअल बजट खर्च होने का मामला बड़ा नाजुक है। माइनॉरिटीज की जहां तक बात है, माइनॉरिटीज के अभी तक बेशुमार कर्जों की दरखास्तें पेंडिंग पड़ी हैं और कई पीआरसी जो है पेंडिंग में है। तो वो इस बात का सबूत है कि हुकूमत बहुत ही बुरी तरह खसारे में फंसी हुई है और इसको निकलने में कई बरस लग जाएंगे। ये रियासत जो सरप्लस बजट रखती थी आज जो है बहुत बड़ी मखरूज रियासत बन गई है और आमदनी के कोई जो है ना इजाफा होने की कोई गुंजाइश दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। तो जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं वो भी अधूरे हैं। एक प्रोजेक्ट जो इन्होंने शुरू किया था आदिलाबाद में वो भी ठप हो गया है। वहां पे 120 करोड़ रुपए कंट्रैक्टर को देना है तो उसने काम रोक दिया। हर तरफ कर्जे ही कर्जे हैं और इनके पास जो पेंडिंग बिल्स हैं वो इतने बड़े हैं, इतने तवील हैं कि उसको हल करना मुश्किल है। और एक बात, हुकूमत कमजोर इसलिए भी हो चुकी है कि ट्रेजरीज का एक पोर्टल होता है कि कितनी आमदनी हो रही है, कितना खर्चा हो रहा है, वो इन्होंने गायब कर दिया। ये जमाना इंफॉर्मेशन का है तो ये जो है हमको अंधेरे में ले आके बिठा रहे हैं और कोई जियो जो जारी होता है उसका भी डिस्प्ले नहीं है। तो क्या हो रहा है सरकार के पास बिल्कुल छुपा हुआ है क्योंकि ये सरकार मुकम्मल तौर पर ठप हो चुकी है और मुस्तकिल करीब में कोई इम्कान नजर नहीं आता कि ये इंप्रूव करेगी। इफ्तिखार साहब, 2014 की अगर हम बात करें, 2 जून जब ये तेलंगाना की तश्कील हुई थी, 16,000 करोड़ का जो है बजट था, काफी अच्छा बजट रहा उस जमाने में। लेकिन 6 साल में 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज जो है सरकार पे है। इतने बड़े कर्ज के बोझ के साथ ये सरकार किस किस को खुश रख पाएगी या किस किस को क्या देगी, जैसा कि शुजात साहब भी कह रहे हैं? सबसे पहली बात यह है कि आप मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान में किस रियासत के ऊपर कर्जा नहीं है? तो एक सिस्टम होता है, जब भी हुकूमत चलती है तो जो है कोई ना कोई डिफिसिट होता है जी। तो ये मैं एक और बात ये कहना चाहूंगा कि जहां तक अक़लियतों नहीं, लेकिन 2014 में कर्ज था सरकार पे, डिस्कशन कर रहे हैं। नहीं, 2014 में तो बिल्कुल हमको खाली कटोरा दे के ये लोग चले गए थे कांग्रेस वाले। जब तेलंगाना अलहदा हुआ तो कर्जों के बोझ के तहत जो ये रियासत दबी हुई थी, तो उसके बावजूद भी जो है केसीआर ने जो है इसको काफी जद्दोजहद करके इसको आगे लाने का काम किया। आज आप देखिए कि तेलंगाना रियासत बड़ी तेजी के साथ कांग्रेस के ऊपर आप ठीकरा फोड़ देते हैं, कांग्रेस मखलूस करके गई है, लेकिन अपोजिशन ये कह रही है कि अब मजीद जो खर्च बढ़ा है, फिर सीएम ने और भी तो खर्च बढ़ा दिया है। उस पर कर्ज पर आप कर्ज ले रहे हैं तो फिर आप क्या कर रहे हैं? तो होता है, हर हुकूमत के पास कर्जे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो है अक़लियत बहबूद के जो काम है वो रोक दिए जाए, ऐसा नहीं होता है। जो बहबूद का काम होता है, तमाम तबकात की जो है फलाह बहबूद के लिए जो काम होते हैं वो तो काम हमेशा जारी रहते हैं। और इसी तरह हमें उम्मीद है कि इस बजट के अंदर भी जो है जितने भी पेशरू जो स्कीमात थी, मुख्तलिफ जो है शादी मुबारक हो या फिर जो रेजिडेंशियल स्कूल का जो बजट था और जितनी तमाम जो स्कीमात गुज़िश्ता में थी, कल्याण लक्ष्मी वगैरह, तमाम जितनी भी स्कीम, ये सारी स्कीम है। मसला ये है कर्ज का। शुजात साहब ठीकरा आपकी सरकार पर ही फूट रहा है कि तश्कील तेलंगाना से पहले जब मुत्तहदा रियासत रही, काफी जो है इनकम रही। तेलंगाना में हैदराबाद एक ऐसा शहर था जहां से ज्यादा इनकम होती है और मकरूज था नहीं था, आप ही बताइए। और दूसरी बात, अब मजीद कर्ज पर खर्च हो रहा है, यह भी आप ही वजह बन रहे हैं, इसकी कांग्रेस वजह बन रही है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा,
मेरा बिल्कुल सिंपल सा जवाब यह है कि जब तेलंगाना बना तो ये सरप्लस रियासत कैसे थी? तो ये तो अचीवमेंट हमारा है कि आपको हमने सरप्लस स्टेट हवाले किया था तेलंगाना का, आपने उसको बर्बाद कर दिया। जिसको चाहे आपने वेलफेयर स्कीम में शामिल कर लिया, जिसको चाहे आपने जो है ना खर्जे मदद करना शुरू कर दिया। अरे आपको देखना चाहिए कि आपकी आमदनी कितनी है। अगर आपकी आमदनी 98 है और खर्चा रुपया करते हैं और उसका इल्जाम कांग्रेस पे लगाते हैं, अरे भाई कांग्रेस कमजोर थी, कांग्रेस स्टैब्लिश नहीं कर सकी कि हमने तेलंगाना दिया, आपने स्टैब्लिश किया, आपने हुकूमत बनाई और आपने खुद कहा कि ये बंगारू तेलंगाना है, सरप्लस स्टेट इनको मिला था और आपने उसको डुबो दिया बुरी तरह कर्जों में। और अब आलम यह है कि रैतु बंधु भी कमजोर पड़ चुका है, लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं और बेशुमार दवाखानों में आरोग्यश्री के जो बिल्स हैं वो इतने ज्यादा, इतने ऊंचे हिमालयी पहाड़ की तरह ऊंचे हो चुके हैं और दवाखाने रिफ्यूज कर रहे हैं आरोग्यश्री के तहत देने के लिए। तो ये भी क्या कांग्रेस का जिम्मेदारी है? दवाखानों में जो है आपके कुत्ते जो है फिर रहे हैं, यह भी कांग्रेस की जिम्मेदारी है। दवाखानों में सफाई का इंतजाम नहीं है तो यह भी कांग्रेस की जिम्मेदारी है। अरे आपको सरकार मिलके 6 साल हो गया है, 6 साढ़े 6 साल से क्या कर रहे हैं आप? जी इफ्तिखार साहब, जिस तरह से 6 साल की आपकी सरकार है, कहीं ऐसा तो नहीं टीआरएस सरकार के इंतखाबी वादे अब खुद सरकार पर भारी पड़ रहे हैं? सबसे पहली बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस का काम ही यही है कि वो जो है हुकूमत के ऊपर इल्जामात लगाते रहे। अपोजिशन वही काम करती है तो भाई। करिए आप, मगर आपको आवाम से आप लोग इतनी दूर हो चुके हैं कि आप कम से कम म्युनिसिपल इलेक्शन भी नहीं जीत रहे हैं। आज आप देखिए जितने भी इंतखाबात हो रहे हैं, अगर फर्ज कीजिए कि हमारी कारकर्दगी सही नहीं होती, हम जो है आवाम तक जो है उनके मसाइल को हल नहीं करते, तो किस तरह से हम लोग जो है मंडल इलेक्शन में जीत के आते, किस तरह से हम जो है इलेक्शन जीतना आते। आवाम हमारा साथ दे रही है और आप जीत रहे हैं। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, आप इलेक्शन जीत रहे हैं, इंतखाबी रियासत आपने इसको बनाया था, लेकिन बेहतर बजट के लिए तेलंगाना कब आएगा? और आप आरोग्यश्री की जब बात आप इलेक्शन जीत रहे हैं, लोगों का एतमाद जीत रहे हैं, सारी बातें सही है, लेकिन बेहतर बजट और हर तबके को बिल्कुल जो है हर तबके को खुश रखेंगे, ये कैसे मुमकिन होगा? आपका इलेक्शन जीतना और बजट दोनों मुख्तलिफ है चीजें। वादों पर जीता जा सकता है, नहीं मुख्तलिफ क्या? सियासत का जो है आउटकम क्या है ये बताइए आप। सियासत का आउटकम ये है कि जो है पार्टी को जो है अवाम की ताईद हासिल हो। अगर हमारी कारकर्दगी अच्छी नहीं होती तो अवाम आपका साथ देते। हमारी कारकर्दगी अच्छी है, 2014 से लेकर आज तक जो है मुख्तलिफ स्कीमात के जरिए जो है इस रियासत को आगे ले जाने की जो कोशिश की जा रही है, इससे अवाम मुतमईन है। इफ्तिखार साहब, हो सकता है मुतमईन नहीं हो सकते, आपकी कारकर्दगी अच्छी है या आपकी स्कीम अच्छी है? मुतमईन नहीं हो सकती, आपकी स्कीम अच्छी है, मुतमईन है वो हमारे साथ। आपकी स्कीम अच्छी है, आपने ऐसी स्कीम लॉन्च की कि तेलंगाना के लोगों के मुंह में पानी आ जाए। ठीक है, लोगों ने पहली बार वोट दिया, लेकिन अब जिस तरह से स्कीम का जो है सामने आ रही है, स्कीमें जिस तरह से खुलासा हो रहा है, शुजात साहब का यही कहना है कि आरोग्यश्री की बिल बाकी हैं, ये तो कई मुख्तलिफ चीजें हैं। अब मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं, अकलियतों की बात हो रही है, अकलियतों के लिए जो बजट है उसका भी बुरा हाल है, इस पर बोल दीजिए जरा। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि 2014 में जब यहाँ पर तेलंगाना राष्ट्र समिति की हुकूमत बनी जी, तो उसने सबसे पहली मर्तबा यहाँ पर रेजिडेंशियल स्कूल्स को अकलियतों के लिए कायम किया जी। पहले 71 स्कूल्स कायम किए गए थे, आज 204 रेजिडेंशियल माइनॉरिटी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स चलाए जा रहे हैं, जिसके लिए ग्रीन चैनल के जरिए जी तकरीबन 1000 करोड़ रुपए जो है सिर्फ और सिर्फ तालीम के ऊपर जो है ये हुकूमत खर्च कर रही है। आप मुझे बताइए कि 204 रेजिडेंशियल स्कूल्स में जी और 12 जो है जो जूनियर कॉलेजेस हैं जो अखिलती बहबूद के लिए और जो माइनॉरिटी बहुत अच्छी स्कीम इंग्लिश मीडियम। इफ्तिखार साहब, आप बहुत अच्छा काम है टीआरएस सरकार का, रेजिडेंशियल स्कूल का काम बहुत अच्छा है, बेशक नहीं हो रही है, बेशक बहुत अच्छा काम है और फायदा भी हुआ है लोगों को, लेकिन सवाल ये है टिमरीज को बजट नहीं किया, टिमरीज को बजट कहां से दिया जा रहा है? टिमरीज को बजट कहां से दिया जा रहा है? नहीं देंगे उनको कारपोरेट लेवल, टिमरीज को बजट कहां से दिया जा रहा है? रेजिडेंशियल स्कूल को बजट कहां से दिया जा रहा है? तो आज जो है केसीआर का ये अज़्म है कि वो जो गरीब बच्चे हैं, मुस्लिम बच्चे हो या अक़लियती बच्चे हो, उनको जो है
कारपोरेट लेवल की जो है तालीम देकर जो है उनको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, इसके लिए ग्रीन आपकी चैनल कोशिश, जो मैं यही तो कर रहा हूं, कभी जो आपकी स्कीम अच्छी है, इसके अंदर आपकी जो कोशिश बजट को सही रोका नहीं गया है, लेकिन बजट में जो उथल पुथल है वो बड़ा अजीब है। टिमरीज को बजट तो दिया जाना चाहिए, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से दिया जाना चाहिए, लेकिन आप अकलियती बजट से दे देते हैं। और उसमें भी कटौती है, कोई कटौती नहीं है। उसमें भी मुसलसल ग्रीन चैनल कटौती में हो आप रही है। मालूम कर लीजिए, ये जो बजट माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स का है जी, वो जो है ग्रीन चैनल के जरिए दिया जाता है, कभी भी ये इस बजट को रोका नहीं जाता जी। और जो है शादी मुबारक भी जो है ग्रीन चैनल के जरिए दिया जाता है, ये बजट को रोका नहीं जाता। तो ये मालूमात अगर आप कर लें तो मैं समझता हूं कि मुनासिब ठीक है। होगा। फिर हज जब तक कमेटी आप के जो है हज कमेटी के कुछ तालीमी कामों के एतबार से लिए अपने उर्दू तालीमी एकेडमी से को बजट लेते हैं आप, तो उनकी तरक्की मुमकिन नहीं हो सकेगी। हज कमेटी को वक्फ को आप बजट नहीं देते हैं तो उसी बिल्डिंग में एक दूसरे के बजट से काम चला रही है सरकार। बेशक बेशक बिल्कुल ऐसा ही सिचुएशन है। मालिया बहुत बुरी हालत में है और रेसिडेंट स्कूल्स के जो बजट थे उसमें भी कमी की गई है, उर्दू एकेडमी के बजट में भी कमी की गई है, वक्फ बोर्ड को जो ग्रांट्स मिलती है वो भी रेगुलरली नहीं मिल रही है, इमामों की तनख्वाहें जो है बहुत देर से मिल रही हैं, 5-5 हज़ार का जो वजीफा था वो भी देर से मिल रहा है। और इस बार मुझे मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अक़लियतों के लिए जो बजट मख्तस किया जाता है वो इस बार बहुत कम रहेगा, क्योंकि इनको एक्सक्यूज ये है कि सरकार, मरकजी सरकार जीएसटी में हमारा हिस्सा नहीं दे रही है और जो है माशी हालत पूरे हिंदुस्तान की बुरी हो गई तो हमारी भी बुरी हो गई। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हर रियासत के अपने अपने मसाइल हैं, जो आप दावा करते हैं उस दावे पे पूरा उतरिए, हमारी यही रिक्वेस्ट है। अब बहस को अगर आप कांग्रेस वर्सेस टीआरएस से जाएंगे तो कोई माने मतलब ही नहीं निकलेंगे। नहीं, यहाँ पर सियासत करने की जरूरत भी नहीं है। देखिए, आम आदमी तेलंगाना का आम कमजोर रियासत हो गई है, जिसकी सरकार है उससे तवक्को करेगा। ठीक है, अगर अक़लियतों की मैं बात करूं इफ्तिखार साहब, अगर पिछले साल की बात करें तो इससे पहले 1800 करोड़, उसके बाद फिर 1300, आप नीचे आ रहे हैं अक़लियतों के बजट को लेकर, और जो बजट का आप ऐलान करते हैं वो आप जारी भी नहीं करते पूरा, कहीं ना कहीं रुक जाता है बजट। इफ्तिखार साहब, नहीं, एक बात जिलानी साहब मैं कहना चाहूंगा कि 2014 से पहले जो कांग्रेस की हुकूमत थी या उससे पहले कांग्रेस यार, कब तक कांग्रेस पे रोएंगे? आप सुनिए ना, सरकार आपके हाथ में है, आपको आईना बता रहा हूं, मैं आपको आईना बताने की कोशिश कर रहा हूं। आईना सियासत का मैं झगड़ा नहीं हो आपको रहा है, आईना बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे जो बहस हो रही जो है, 24 अजलास थे जो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के, उसका बजट क्या था अक़लियतों का? सिर्फ 400 करोड़ था। जब तेलंगाना अलहदा रियासत बनी तो सिर्फ तेलंगाना के 10 अजला के लिए जो है 1000 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया। कागज पर है, वो सिर्फ कागज पर है। आपसे इफ्तिखार साहब, उसके बाद आज जो है 2000 करोड़ पर 6 साल के बाद कांग्रेस ने क्या किया? अगर आप यही बोलते रहेंगे तो क्या लोग यही सुनेंगे आपसे? कांग्रेस ने ये किया, अरे कांग्रेस खत्म, आप छोड़ दिए, आप खुद बोल रहे हैं ना कांग्रेस को कोई नहीं पूछता, तो फिर आप बार बार कांग्रेस को पूछ के क्यों अहमियत दे रहे हैं? आप बजट की, तेलंगाना सरकार की, केसीआर की बात कीजिए ना, छोड़िए कांग्रेस को। हाँ, तो वही तो बात कर रहा हूं कि जो लोग हमसे ये सवाल कर रहे हैं उनको भी तो अपना आईना देखने की जरूरत है ना। तो हम सवाल ही नहीं कर रहे आपसे, हम सवाल ही नहीं कर रहे, हम सच्चाई बयान कर रहे, सवाल कर रहे नहीं हम आपसे। हम सवाल कहां कर रहे हैं आपसे? हम ये बता रहे हैं कि आपकी माहाना आमदनी 5000 करोड़ है, इससे इनकार है तो बताइए। 5000 करोड़ से 1000 करोड़ सूद पे दे रहे हैं, 2000 करोड़ वेलफेयर स्कीम पे खर्च हो रहे हैं, 2000 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के एम्प्लॉइज पे खर्च हो रहे हैं। अब मुझे बताइए, ये 5000 करोड़ यानी सालाना जो आपकी आमदनी है 60,000 करोड़ है, इसमें आप अगर बकवास करते जाएं कि हमने इतना कर दिया उतना कर दिया, तो कागज पे किया। बिल्कुल, क्या ऐलानात हुए, बनावट के क्या होना चाहिए, और अब तक आज तक के बजट से पहले क्या कुछ हुआ, और अक़लियतों को कितनी उम्मीदें? छोटा सा मैं ब्रेक लूंगा, छोटा सा ब्रेक लूंगा। अक़लियतों के ऐसे कई महकमे हैं जिनकी हालत अभी भी खस्ता है, इसमें वाकई सरकार कुछ कर रही है या करेगी? दोनों मेहमानों से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे ब्रेक के बाद। तेलंगाना में तेलंगाना बजट से तवक्कुआत और अक़लियतों को क्या मिलेगा इस बजट से? दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इफ्तिखार अहमद एडवोकेट टीआरएस पार्टी से और शुजात अली साहब कांग्रेस के तर्जुमान हमारे साथ जुड़े। इफ्तिखार साहब, कई चीज़ों को लेकर सवाल हो रहा है। आपकी सरकार की स्कीमें वाकई ठीक हैं, अच्छी बात है, कागज़ों पर ऐलान भी ठीक है, लेकिन ज़मीन पर उतरा कितना है, कितना फ़ायदा पहुँचा? वक्त की कमी है, मैं एक एक करके आपको बता दूँ। औकाफ के बारे में आप बताइए,
इसको तरक्की देने, मजबूत करने के लिए सरकार का कोई एजेंडा आज तक सामने नहीं आया। 3 साल से वक्फ का रिकॉर्ड रूम लॉक है, सारे अक़लियती इदारे हेडलेस हैं। हज कमेटी का क्या हाल है आपके सामने है। उर्दू एकेडमी कोई काम नहीं कर सकती, कोई काम करती है तो कोर्ट से ऑर्डर आ जाते हैं, ये नहीं करिएगा। अनीसुल गुरबा की तामीर के मामले में सिर्फ मीडिया में कुछ लोग आकर बता देते हैं कि इतना जारी हुआ, काम चल रहा है। ठीक है, उर्दू मीडियम स्कूल लगातार बंद हो रहे हैं, उर्दू डिग्री कॉलेज बंद हो रहे हैं। उर्दू ओरिएंटल कॉलेज का ये आखिरी साल है, यानी 3rd ईयर के बाद ओरिएंटल कॉलेज बंद हो जाएंगे तेलंगाना में। ये अक़लियतों के इदारों का हाल है। इफ्तिखार साहब, सबसे पहली बात मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ तक जो है वक्फ बोर्ड का ताल्लुक है, वक्फ बोर्ड खुद जो है एक ऑटोनमस बॉडी है जी, और वक्फ बोर्ड की जो है अपनी खुद की आमदनी है। इसके अलावा जो है हुकूमत की तरफ से गारंटी नेट के तहत उसको फंड्स जारी किए जाते हैं हर साल जी। तो ये जो मैनेजमेंट है वक्फ बोर्ड का, ये वो औकाफ की सियानत के लिए, औकाफी जो जायदादें हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए काम करने के लिए वो आज़ाद है। तो इसके अंदर हुकूमत कभी मदाखिलत नहीं करती। और जहां तक रिकॉर्ड के बारे में आपने कहा जी कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप वक्फ बोर्ड से भी मालूम कर सकते हैं कि कोई भी रिकॉर्ड को कोई सीज नहीं किया गया है। और किसी भी वक्त जाके जो RTA में आप दरखास्त डाल के जो है कोई भी रिकॉर्ड को आप वहां से हासिल कर सकते हैं जी। जहां तक उर्दू एकेडमी का ताल्लुक है या फिर हज कमेटी के बारे में कहा, हज कमेटी का तो मैं समझता हूं कि एक साल में एक मरतबा जो है हाजियों के अप्लीकेशंस लेना, फिर जो है उनके लिए इंतजाम करना, और ये मैं समझता हूं कि बिल्कुल एक लिमिटेड काम हज कमेटी का होता है जी। उर्दू एकेडमी का जहां तक ताल्लुक है तो उसके चेयरमैन भी हैं, उनके सेक्रेटरी डायरेक्टर भी हैं। तो वो अगर कोई स्कीमात अगर हुकूमत के सामने पेश करते हैं गुज़िश्ता से हटके कुछ नई स्कीमात, तो जरूर जो है हुकूमत उसके अंदर ताउन करेगी और उसके लिए बजट मुख्तस करेगी। ऐसा नहीं है कि भाई किसी भी इफ्तिखार साहब, जितने भी इदारे हैं उर्दू एकेडमी के कंप्यूटर सेंटर बंद हैं। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम बच्चे जो कंप्यूटर के सीखते थे, डिप्लोमास लेते थे, वो बंद हैं। अभी जो पहले से चीजें चलती थी वो बंद हैं। हाँ तो उसको रीओपन करने के लिए भी कोशिशें जारी हैं और इंशाल्लाह जो है आने वाले दिनों में वो तमाम जितने भी सेंटर्स बंद हैं उसको जो है खोला जाएगा। और जो है हमें खवी उम्मीद है और हम भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस सिलसिले में कि जो है तमाम जितने भी उर्दू लाइब्रेरीज हैं और जो कंप्यूटर सेंटर्स हैं उसको जो है फिर से जो है एक नई जहद के साथ और जो एडवांस जो कोर्सेस हैं, ये नहीं कि भाई उर्दू एकेडमी की तरफ से, क्योंकि मैं भी उर्दू एकेडमी में डायरेक्टर रह चुका हूं, तो उर्दू एकेडमी के जो सेंटर्स है वो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी को अगर हम यूज करें और बच्चों को जो है ठीक है, नहीं मैं मॉडर्न तो छोड़िए सर, जो है वही दे दीजिए। तो मैं समझता हूं कि जो बंद थे उसी को खोल दीजिए, या फिर उर्दू DTP सिखाने तक इसको महदूद नहीं रखना चाहिए जी। ठीक, शुजात साहब, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में क्या आप इफ्तिखार साहब के इन जवाबात से मुतमईन है? जी। मुस्लिम अक़लियती इदारों का क्या हाल है और आपकी डिमांड्स क्या हैं सरकार से? लग रहा है, देखिए इफ्तिखार साहब हमारे अच्छे दोस्त हैं, इनका जो अंदाज़ गुफ्तगू है वो ऐसा है जैसे कि वो तेलंगाना के एक बहुत ही मुख्तदर शख्स हैं। जैसे ही इनके इल्म में लाई गई बात के कंप्यूटर सेंटर्स बंद हैं, उर्दू एकेडमी में जो है ये काम ठप है, वो है, फिक्र मत करिए हम आगे बढ़ाएंगे। अरे भाई ये बात जो आप कह रहे हैं ये अलग नौइयत की बात है। सच्चाई ये है कि लाइब्रेरीज बंद हो गए हैं, कंप्यूटर सेंटर्स बंद हो गए हैं और आगे चलकर इनका फिर से शुरू किया जाना नामुमकिन है, क्योंकि जवाल पजीर है माशी एतबार से तेलंगाना की सरकार जवाल पजीर है। यहां पर आमदनी बढ़ने के कोई रास्ते नहीं है, मरकज की जानिब से भी इनको पैसा मिलने वाला नहीं है। एक आखिरी सवाल, छोटा सा, वक्त की कमी। इफ्तिखार साहब, NPR गवर्नर के खुतबे में नहीं था, परेशान हैं तमाम पार्टियां, मुख्तसर सा जवाब। हुकूमत तेलंगाना और KCR ने खुद ये ऐलान किया है कि असेंबली के अंदर जरूर जो है CAA के खिलाफ और NPR के खिलाफ जो है करारदाद मंजूर की जाएगी। आज भी जो है असेंबली के अंदर चीफ मिनिस्टर ने यह बयान दिया कि इसके ऊपर बहस भी होगी असेंबली के अंदर और करारदाद भी मंजूर की जाएगी और NPR जो है हमारी रियासत तेलंगाना में नहीं होगा, इसके ऊपर ऑलरेडी रोक लगा दी गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। बहरहाल बजट कल पेश होगा, यानी आइंदा पेश होगा, 1-2 दिन में इंतजार करते हैं। जिसको जो तवक्कुआत हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है। तेलंगाना बेहतर रियासत होगी और तेलंगाना को बहुत कुछ मिल सकता है। सरकार कोशिशें कर सकती है, नहीं ये बजट के बाद ही तय होगा। आदाब।